गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सभी का ईडीएम की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शंस। Radioactive pollutions refers to the release of ionizing radiations into the environment as a result of human activity. रेडियोधर्मी प्रदूषण दरअसल मानव गतिविधियों का वह परिणाम है जिसके कारण वातावरण में आयनिक विकिरण के फॉर्म में रेडियोधर्मी प्रदूषण निकलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव गतिविधियों के कारण वातावरण में आयनिक विकिरणों का निकलना रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहलाता है। द टर्म रेडिएशंस कैन रिफर टू ए वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मूविंग अराउंड एज ए वेव और पार्टिकल। इट कैन मीन्स एक्सरेज और इट कैन मीन्स माइक्रोवेव। यहाँ टर्म रेडिएशंस दरअसल ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वेव्स या कण के रूप में ट्रैवल करता है। इट कैन मीन्स एक्सरेज या एक्स किरणें भी हो सकती हैं अथवा या माइक्रोवेव्स किरणें भी हो सकती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस नेमली अल्फा, बीटा एंड गामा रेज and free neutron is the form of radiation that has a short wavelength and a high frequency. आयनिक विकिरण नेमली अल्फा, बीटा और गामा किरणें हैं और फ्री न्यूट्रॉन्स इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। यह विकिरण की अवस्थाएं हैं दैट हैज जो शॉर्ट वेवलेंथ की तथा हाई फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। आइए जानें रेडिएशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में रेडिएशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस डिके। रेडियोएक्टिव डिके, रेडिएशंस या विकिरण जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं, ये 3 प्रकार का है जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस परमाणु के नाभिक से अल्फा रेडिएशंस का तात्पर्य है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन्स। बीटा रेडिएशंस का तात्पर्य है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और गामा रेडिएशंस का तात्पर्य है कि न्यूक्लियस से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन का जनरेशन, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आयोनाइजिंग रेडिएशंस के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार हैं, एक पार्टिकल बीम्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पार्टिकल बीम्स मुख्यतः अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन बीम्स, प्रोटॉन बीम्स। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई इजेक्टेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस से हीलियम न्यूक्लियाई का निकलना अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना। न्यूट्रॉन बीम्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स से प्राप्त होती हैं। प्रोटॉन बीम्स एक्सीलरेटर्स इत्यादि से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो बीटा पार्टिकल्स हैं एक्सरेज फॉर्म में जनरेटेड आउटसाइड ए न्यूक्लियस। X-rays generated when electron within an atom are caused to travel between orbit by incident electrons are called characteristic X-rays। जबकि गामा रेज इमिटेड फ्रॉम इन न्यूक्लियस, और गामा रेज न्यूक्लियस से ही निकल कर आ रही है सीधे। सोर्स ऑफ रेडिएशंस, यहाँ पर हम विकिरणों का स्रोत देखेंगे
जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा बहुत सारी वस्तुओं के चित्र में आप देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये पता चल सकता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहाँ से उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर देखिए लो फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, जिसमें नॉन थर्मल इंड्यूस्ड लो करंट होते हैं, जिसमें पावर लाइंस आती हैं। रेडियो वेव्स में रेडियो, टीवी ये देख रहे हैं। माइक्रोवेव्स में थर्मल रेडिएशन है, जो हाई करंट है, हीटिंग, जो माइक्रोवेव, ओवन, सैटेलाइट, सेलफोन्स इत्यादि से हमें प्राप्त होती है। इंफ्रारेड का भी देख लीजिए। ऑप्टिकल, एक्सॉस्टिक इलेक्ट्रॉन्स, फोटोकेमिकल, हीट लैंप, लेजर्स, इन सभी से हमें प्राप्त हो रही है। अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरेज और गामा रेज, ये टैनिंग बूथ, मेडिकल एक्सरेज और रेडियो एक्टिव सोर्सेज से हमें प्राप्त होती हैं। तो मूल रूप से यही आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और ये हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। जैसे इस छोटे से चित्र के द्वारा आपको नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशंस की फॉर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस, रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल एंड मैन-मेड। नेचुरल सोर्सेज और बैकग्राउंड रेडिएशंस। नेचुरल सोर्सेज मूल रूप से एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम एंड देयर डिके प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन रॉक एंड सॉइल्स। ऐसे तत्व जैसे यूरेनियम है, थोरियम है और कुछ डिके प्रोडक्ट जो कि रॉक्स तथा सॉइल्स में प्राप्त होती हैं। दूसरी है कॉस्मिक रेज, दीज कम फ्रॉम आउटर स्पेस टू आवर प्लैनेट, यह दूसरे प्लैनेट से आती हैं। तीसरा है other nucleides like carbon 14 which is present in all living organism are continuously created by cosmic rays। कॉस्मिक किरणों के द्वारा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 का बनना, ये भी एक रेडियोएक्टिव पोल्यूशन जनरेशन का कारण है। चौथा है नेचुरली जनरेटेड रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो कि नेचुरली प्राप्त होती है, ये भी रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस का एक नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशंस कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो रही हैं। इन नेचुरल सोर्सेज में अंतरिक्ष किरणें जैसे कॉस्मिक रेज, पर्यावरण, सजीव जीव तथा सजीव जीव, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियो न्यूक्लियाइड्स मृदा, पत्थर, वायु तथा जल में समान रूप से पाए जाते हैं। मानव में भी शरीर के ऊतकों में रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के आंतरिक विकिरण होते हैं। अधिकतम पार्श्व विकिरण बेरिलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, रेडॉन, थोरियम, यूरेनियम आदि से प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि हम चित्र में नेचुरल सोर्सेस के विषय में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, मैन मेड सोर्स। हाँ, मैन मेड सोर्स, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट्स में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के उपरांत प्राप्त होने वाले रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस। दूसरा द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज ए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस निकलते हैं। तीसरा यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप के इस्तेमाल के कारण भी हमको रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस मिलते हैं। माइनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव ओर्स सच एज यूरेनियम ओर्स। पांचवा स्पाइलेज ऑफ रेडियोएक्टिव केमिकल्स, रेडियो एक्टिव केमिकल्स की स्पाइलेज के कारण कहीं इनका अगर कहीं ना कहीं बहाव, कहीं ना कहीं निकलना, ये भी एक दुर्घटना है जो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन के कारण होती है। टेस्ट ऑन रेडिएशंस, अगर हम विकिरणों पर जो टेस्ट करते हैं वो भी एक प्रकार का रेडियोएक्टिव पोल्यूशन कहलाता है। ये सभी मैन मेड सोर्स हैं जो मनुष्य की गतिविधियों के कारण
पैदा हो रहे हैं। इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूशंस, इन रेडियोधर्मी प्रदूषणों का क्या प्रभाव है? फर्स्ट, जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशंस अनुवांशिक प्रभाव, या जिसमें हम कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन, अनुवांशिक उत्परिवर्तन होना। इट लीड्स टू डैमेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स लीडिंग टू जेनेटिक ब्रेकअप इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ डीएनए का ब्रेक होना, टूटना। द डिग्री ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन लीडिंग टू चेंज इन डीएनए कंपोजिशन vary due to the level of radiation one has been exposed to and the kind of exposure। यह जेनेटिक उत्परिवर्तन बहुत ही खतरनाक है। ये रेडियोएक्टिव प्रदूषण का बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है जो हमारे जेनेटिक डीएनए को चेंज कर सकता है, उसको बदलाव कर देता है समय के साथ साथ। दूसरा है डिजीजेस। कैंसर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट रेडिएशन रिलेटेड डिजीज। कैंसर मुख्य रूप से एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि पोल्यूशंस, रेडियोएक्टिव पोल्यूशंस के कारण हो रही है, एज वेल एज अदर्स सच एज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी रेडियोएक्टिव पोल्यूशन के कारण हो रही है। ल्यूकेमिया इंस्टेंस इज काज्ड बाय रेडिएशन इन द बोन मैरो। ये भी बहुत बोन मैरो में भी रेडिएशंस का इफेक्ट है जिसके कारण ल्यूकेमिया आदि हो जा रही है। तीसरा है सॉइल इनफर्टिलिटी। मिट्टियों में हमारी जो प्रभाव है जिसके कारण, इन विकरणों के कारण जो मिट्टियां हैं, सॉइल इनफर्टिलिटी का उनमें स्टार्ट हो जाना। रेडियोएक्टिव substance in the soil react together with the various nutrients leading to destruction of those nutrients। nutrients का destructions, टूटना, समाप्त हो जाना, यह thus rendering the soil infertile and highly toxic, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाना। नेक्स्ट, सेल डिस्ट्रक्शंस, permanent damage of the various organs and organ system। Fifth है burns। The immediate presence of burns, red lesions and sources is evidence, जलना। And sixth है अल्टरनेशन इन इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में अल्टरनेशन का होना। ये स्लाइड है जो ह्यूमन यानी मानव पर रेडिएशंस इफेक्ट को दिखाती है, जिसमें आइज़, आँखों, थायराइड्स, लंग्स, स्टोमक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्किन और बोन मैरो। बोन मैरो बेसिकली यहाँ पर मैं बता दूँ, बोन मैरो produce red and white blood cells and radiation can lead to leukemia and other immune system disease। और रेडिएशंस के कारण ल्यूकेमिया और ऐसी इम्यून सिस्टम डिजीज़ उससे उत्पन्न हो जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। नेक्स्ट, अल्टरनेशन इन इकोसिस्टम क्या है, ये भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशंस या क्लाइमेट चेंज या हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस या केमिकल पोल्यूशन के द्वारा हमारे इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इकोसिस्टम जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म। लॉस ऑफ सेंसिटिव स्पीसीज, चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। लॉस ऑफ सेंसिटिव स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज का इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। चेंज इन सेक्सुअल एज एंड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशंस में जेनेटिक स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, ये भी एक चेंज है। और उसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकल एक्सलिमिनेशन, चेंजेस इन ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, ये सभी इकोसिस्टम में अल्टरनेशन यानी बदलाव कर देते हैं, यानी
अल्टरनेशन का मतलब होता है मिलाना, उसमें एक प्रकार से हमारे इकोसिस्टम में ये सभी बदलाव लाकर उसमें अल्टरनेशन को, प्रभाव को बढ़ा देना। कंट्रोल ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन, basically proper maintenance of nuclear power plants by well-trained expert to avoid the occurrence of disasters। प्रॉपर मेंटेनेंस जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होने वाले जो वेस्ट हैं उनका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत आवश्यक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल्स टू अवॉइड इंजरीज टू टेक्नीशियंस एंड पेशेंट्स। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे टेक्नीशियंस और जो हमारे पेशेंट हैं उनमें किसी प्रकार का रेडिएशंस ना हो, उनमें ना फैले, ऐसी टेक्नोलॉजी का हमको प्रॉपर यूज़ करना होगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव बायोमेडिकल वेस्टेज। बायोमेडिकल वेस्टेज जो रेडियोएक्टिव के कारण होते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना आवश्यक है। बैन इन न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन होना चाहिए। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का भी हमको इस्तेमाल करना होगा। और प्रॉपर स्टोरेज, रेडिएशंस से बचने के लिए जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं या जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उन सभी का प्रॉपर स्टोरेज होना भी अति आवश्यक है। और इन सभी को हम इसके साथ साथ विखंडन अपक्रियाओं को कम किया जाना चाहिए। नाभिकीय खानों में भूमिगत निकासी के साथ साथ उन पर ध्यान देना चाहिए। नाभिकीय तथा रासायनिक उद्योगों में भी इनका हम विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इनका हम कम से कम इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छा हो कि अगर हम इनका इस्तेमाल ना करें तो ये हमारे जीवन में सबसे अच्छा रहेगा। इसकी जगह हमें दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।